करंट पढ़ा चुका हूं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा चुका हूं, करंट डेंसिटी पढ़ा चुका हूं, और फिर उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ा चुका हूं। ओम्स लॉ के बाद फैक्टर अफेक्टिंग आर पढ़ा चुका हूं। फैक्टर अफेक्टिंग आर पढ़ाने के बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आर पढ़ा चुका हूं। फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा चुका हूं, और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ाने के बाद मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ाया है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया है, फिर आई इक्वल टू, ठीक है, वो रिलैक्सेशन है, आई इक्वल टू NEA/VD, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर मैंने पढ़ाया ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है सेल पढ़ाया ना। सेल के अंदर, सेल हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि बेटा सेल होता है, सेल के अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा था EMF। बच्चों EMF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल के अंदर सबसे पहले पढ़ा था EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे फोर्स क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि पहले के लोग ऐसा समझते थे कि ये चार्ज को मूव कराता है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। EMF के बाद मैंने आपको पढ़ाया था सेल के अंदर अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। बेटा EMF को हम कभी मेजर नहीं कर सकते, ये केमिकल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं। यहां से एक फॉर्मूला बना V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। और बच्चों इसका एक ग्राफ भी हमने पढ़ा था, सबको ऑडिबल है ऑनलाइन? यस सर। बच्चों इसका ग्राफ भी पढ़ा था, आपको ग्राफ याद है? यस सर। ठीक है, बेटा सबको ग्राफ भी पढ़ाया था। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, V इक्वल टू V और I का ग्राफ इस तरीके से आएगा। V और I का ग्राफ इस तरीके से आएगा। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, E, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, E/R, 0। बच्चों एक बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कभी EMF से ज्यादा हो सकता है? एक बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कभी EMF से ज्यादा हो सकता है? कनेक्ट डिस्कनेक्ट बताओ बेटा, एक बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या कभी EMF से ज्यादा हो सकता है? कब? चार्जिंग के केस में। बेटा ये वाला फॉर्मूला हमने तब लिखा था डिस्चार्जिंग के केस में। डिस्चार्जिंग के केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस IR होता है, और जब चार्जिंग होता है बेटा, तो चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? चार्जिंग के केस में क्या होता है, V इक्वल टू E प्लस IR। बच्चों ये याद रखना है आपको, V इक्वल टू E प्लस IR। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बेटा यहां तक सबको क्लियर है? कुछ हमने 1-2 न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के सबको क्लियर है? उसमें कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट पढ़ो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल करोगे? चलो पहले टॉपिक पढ़ लो। लिखो। अच्छा, मेथड टू राइट पोटेंशियल सबको क्लियर है? बेटा हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यह आज का पहला टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई है, हृदयांश बहुत दिनों बाद ज्वाइन किए हैं, आदित्य भी कुछ दिन नहीं आया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको रेगुलर रुद्र, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बेटा सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा सबसे पहले होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में कई, मान लो ऐसे मैंने सेल लिया, इसका बेटा बात नहीं, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए,
एक सेल लिया बेटा, उसका ईएमएफ है E1, उसका रेजिस्टेंस है R2। एक और सेल लिया, इसका ईएमएफ है E2 और रेजिस्टेंस है R2। इन दोनों में जो करंट जा रहा है बेटा, मान लो I जा रहा है। अब मुझे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी मुझे इसको ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करना है जिसका एक इक्विवेलेंट हो और एक रेजिस्टेंस हो। ठीक है ना बेटा, इस सर्किट को हमें ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करना है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सिमिलरली बेटा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो बेटा ये वाला जो सर्किट होता है, ध्यान दो, हंसने से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स बहुत गंभीर विषय है बेटा। ये दोनों सर्किट, ये वाला जो सर्किट है उसको इस सर्किट में कन्वर्ट करना है, मतलब इनडायरेक्टली हमें ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो बेटा हम कैसे निकालेंगे। तो यहां सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे VB माइनस VA, यहां कैलकुलेट करेंगे, और VB माइनस VA वहां कैलकुलेट करेंगे। देख लेंगे या VA माइनस VB। तो यहां से पहले चलना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबको आता है, तरीका पता है बेटा। चलना स्टार्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे VA। अब आप सेल को जंप कर रहे हो तो क्या लिखा जाएगा, प्लस E1। अरे पता है ना, छोटे वाले स्टिक से बड़े वाले स्टिक पे जा रहे हो। फिर बेटा करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R1, लेकिन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस लिखोगे I इंटू R1। ठीक है बेटा, यहां पहुंच गए, प्लस क्या लिखोगे E2, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस I इंटू R2। बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, VB के। बेटा यहां से VBA निकाल लो, तो VBA कितना आएगा, E1। E वाले सारे टर्म को एक साथ रख लो, I वाले सारे टर्म को एक साथ रख लो। तो बेटा यहां से VBA जो आएगा, यानी VB माइनस VA जो आएगा बेटा, वो कितना आएगा, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। तो बेटा I कॉमन ले लिया, माइनस I कॉमन ले लिया। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बेटा। माइनस IR1 है, माइनस IR2 है, माइनस I कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, R1 प्लस R2। पढ़ाई पे ध्यान दो, R1 प्लस R2। बेटा ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली उधर से भी अब VBA बनाना है हमें, तो बेटा यहां भी पहले समझ लो फिर आराम से लिखना। इसके लिए लिखो, ये VA हो गया बेटा, ये इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, प्लस इक्विवेलेंट क्यों लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा। यहां लिखा जाएगा माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू VB। ये सबको क्लियर है, इक्वल टू VB होगा। अब बेटा क्या करो, माइनस कर लो, तो VA माइनस VB, सॉरी रीअरेंज करके लिखो इसको। तो रीअरेंज करोगे बेटा तो कितना होगा, इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू VB माइनस VA। बेटा ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है ना, तो बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो बेटा वहां इक्विवेलेंट आया, यहाँ क्या आया, E1 प्लस E2। तो बेटा इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। और बेटा R इक्विवेलेंट देखो, I के साथ यहाँ क्या लगा है, R इक्विवेलेंट, यहाँ I के साथ क्या लिखा है, R1 प्लस R2। बेटा यहाँ R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा R1 प्लस R2। ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा, समझ में आ रहा है, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, बेटा ये डिराइवेशन है सीरीज पैरेलल का। ठीक है बेटा, यहां सारी बैटरी डिस्चार्जिंग में है। अगर कोई बैटरी उल्टा घूम जाए तो वहां माइनस लगा दिया जाएगा। अभी लिख लो पहले, फिर बताता हूं। बेटा ये मेन सर्किट है, ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। समझ में आया, जल्दी लिख लो बेटा।
लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। अगर कोई भी बैटरी यहां उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब वो चार्जिंग में आ जाएगा। बेटा अभी दोनों बैटरी डिस्चार्जिंग में है, कैसे पता? क्योंकि उनके प्लस वाले टर्मिनल से करंट निकल रहा है और माइनस वाले में करंट आ रहा है। अगर कोई भी बैटरी उल्टा घूम जाए, तो उल्टा घूमने पे बेटा यहां जैसे E2 घूम गया तो यहां E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो करंट के डायरेक्शन को जो अपोज करे, बेटा आपने करंट के डायरेक्शन को माना, और करंट के डायरेक्शन को अगर कोई बैटरी अपोज कर रहा है तो उसको आपको माइनस लगाना है, ठीक है ना? मतलब यहां प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, लेकिन यहां हमेशा प्लस ही आएगा। यहां प्लस आएगा, रेजिस्टेंस में हमेशा प्लस आएगा, लेकिन वहां प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, ठीक है ना? ये बीच में साइन, इट कैन बी बोथ प्लस एंड माइनस। रीजन, अगर बैटरी घूमेगा तो E2 माइनस हो जाएगा। अगर करंट बैटरी के अंदर पॉजिटिव वाले के अंदर एंटर कर रहा होगा तो उसके आगे आपको माइनस लेना है, बाकी ऐसे, ठीक है? एक न्यूमेरिकल करें, इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा करते हैं। लिख लिया सबने बेटा? चलो देखो न्यूमेरिकल, देखो एक, वो जो चीज मैंने बताई है वो न्यूमेरिकल में बता दूंगा बेटा। 9 वोल्ट कॉमा 1 ओम, और दूसरी बैटरी है बेटा 2 वोल्ट कॉमा 0.5 ओम। एक रेजिस्टेंस है बेटा 1.5 ओम, ठीक है ना? तो इनका इक्विवेलेंट निकालो पहले। इक्विवेलेंट देखो, ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में ही तरीका बता दिया था। लास्ट क्लास में तरीका बताते हैं डायरेक्ट करने का, डायरेक्ट कर लोगे ना। अच्छा बताओ, 9 वोल्ट ताकतवर है कि 2 वोल्ट? 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट करंट कैसे ऐसे चलाना चाह रहा है बेटा? हर बैटरी की चाहत होती है कि उसके प्लस से करंट निकले और माइनस में आए। हाँ, तो बेटा इस सिचुएशन में ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाह रहा है, 2 करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रहा है। तो इनका ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? इनका ई इक्विवेलेंट आएगा 9 माइनस 2, यानी कितना आएगा? 7 वोल्ट। बेटा E1 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2। अगर कोई चार्ज हो रहा हो, चार्ज होने का मतलब उसके प्लस वाले के अंदर करंट जा रहा हो, तो उस समय आपको क्या लगाना है बेटा? माइनस लगाना है। तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 वोल्ट, ठीक है बेटा? आर इक्विवेलेंट बैटरी का कितना आएगा? बैटरी का, तो बैटरी का, दोनों बैटरी का मिला के 1 प्लस 0.5, तो कितना आएगा? 1.5 ओम। टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? टोटल आर इक्विवेलेंट आएगा आर इक्विवेलेंट बैटरी का प्लस बाहर वाला 1.5, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम, तो बेटा कितना आ जाएगा? 3 ओम। अगर करंट की बात करोगे तो ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्विवेलेंट होगा। कैपिटल आर इक्विवेलेंट कितना? तो कितना है? 7 डिवाइडेड बाई 3। अब जो भी इसका आंसर है, एम्पियर, ठीक है ना? यूनिट क्या होगा? एम्पियर। सबको क्लियर है? तो बताओ। ठीक है, आगे चले। आ रहा है विनोद समझ में? अरे मैं भेज दूंगा अगर लिखने में छूट, जिसका छूट हो गया, छूट गया है, मैं लिख दूंगा इसको, भेज दूंगा मतलब। ठीक है, जिसका छूट गया मैं भेज दूंगा, ठीक है? लिख लेना उस समय। बेटा देखो, अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा इस तरीके के सेल हैं, E1 और R1। बेटा E2 और R2, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, ठीक है बेटा। इसमें I करंट जाएगा, पैरेलल है, दो पार्ट में स्प्लिट होगा, I1 और I2। फिर बेटा ये आगे जाके I1 I2 मिल जाएंगे और फाइनली I बनेगा। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो अगेन वही होगा, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। इसमें करंट I जा रहा होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट कभी नहीं बदलता है, दोनों सेम रहता है। इसमें करंट अब की बार आई जा रहा है, ठीक है। बेटा लिख लिया। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं इसको। बेटा फिर से आपको VB माइनस VA निकालना है, लेकिन एक बार ऊपर से जाके और एक बार नीचे से जाके, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले VA लिखो, ऊपर से जाओ तो VA माइनस VA, बोलो बच्चों क्या आएगा, VA प्लस E1, बात नहीं बेटा समझो इधर, माइनस I1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू VB। तो यहां से VB माइनस VBA निकालो या I1 निकालो बेटा, I1 निकालना है मुझे। तो यहां से लिख सकता हूं ये E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल्स टू VBA, लिख सकता हूं। अच्छा बेटा I1 निकालना है मुझे यहां से, तो जब I1 निकालोगे तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो E1 माइनस VBA इक्वल टू I1 इंटू R1। तो बेटा I1 कितना आएगा, I1 आएगा E1 माइनस VBA अपॉन R1 आएगा, आएगा ना। ये किसके इक्वल आएगा, I1 के आएगा। बेटा आप दोबारा सॉल्व नहीं करना होता फिजिक्स में, आप लिख सकते हो सिमिलरली। सिमिलरली बेटा I2 किसके इक्वल आएगा, दिमाग से बताओ I2 किसके इक्वल आएगा, E2 माइनस, बोलो बच्चों, VBA अपॉन R2, ये आ गया बेटा। अब इसके बाद क्या करो, इसको सॉल्व करो। I1 प्लस I2 किसके, I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू होगा बेटा I1 प्लस I2, वैल्यू पुट कर दो। तो E1 माइनस VBA R1 प्लस E2 माइनस VBA अपॉन R2 आ जाओ, ठीक है। बेटा VBA वाले सारे टर्म को एक साथ रख लो और E1 R1 वाले टर्म को, देखो मैं रीसफल करके लिख रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखो। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 मैं लिख रहा हूं, फिर आप देखो, माइनस VBA इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बेटा, R1 को दोनों से डिवाइड कर दो तो E1 अपॉन R1 VBA अपॉन R1 हो जाएगा माइनस में, यहां भी R2 को डिवाइड करो तो E2 अपॉन R2 VBA माइनस VBA अपॉन R2 हो जाएगा। अब E1 अपॉन R1 वाले टर्म को और E2 अपॉन R2 वाले टर्म को एक साथ रख लो तो बचेगा क्या, माइनस VBA अपॉन R1 और माइनस VBA अपॉन R2, तो माइनस VBA कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये सेकेंड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
हर उसमें भेज दूंगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है। बीमार से बेटा लिख लिया। अब देखो यही आई हम लोग इस वाले सर्किट, यस सर। बेटा ये पॉइंट ए होता है, हाँ ये पॉइंट ए होता है और ये पॉइंट बी होता है, तो फिर से निकालो वी ए प्लस इक्वेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वेलेंट इक्वल टू वी बी, हो गया। तो बेटा देखो अब यहां से मुझे क्या निकालना है, अच्छा पहले वी बी ए निकाल लो, तो ई इक्वेलेंट इक्वल टू कितना होगा, माइनस आई इंटू आर इक्वेलेंट इक्वल टू वी बी ए, ठीक है। बेटा मुझे आई चाहिए क्योंकि इधर फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो मुझे आई चाहिए। तो यहां से आई निकालोगे तो क्या आएगा, ई इक्वेलेंट माइनस वी बी ए अपॉन आर इक्वेलेंट। बेटा इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले आना, और ये आपका क्या आएगा, आई आएगा। तो बेटा इसको थोड़ा और सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो, ई इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट माइनस वी बी ए अपॉन आर इक्वेलेंट लिख सकते हो, ये आई की वैल्यू है। अब बेटा ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, तो अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ई इक्वेलेंट बाई आर इक्वेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू के, और आर इक्वल वन अपॉन आर इक्वेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहां से अभी फाइनल रिजल्ट मैंने लिखा नहीं है, कर लोगे कोई दिक्कत, एक ही आएगी, पता नहीं कल का, पता नहीं, ठीक है। लिख लिया सबने। बेटा ये पैरेलल वाला डिराइवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, हालांकि बहुत आसान होता है। उसमें डायरेक्ट वी बी ए निकाल के काम हो जाता है, इसमें आई निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आई आ गया, आप देखो चलो, तो फाइनल रिजल्ट क्या बना बच्चों, फाइनल रिजल्ट बना ई इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, और बेटा वन बाई आर इक्वेलेंट किसके इक्वल है, वन बाई आर इक्वेलेंट है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। बेटा अगर कोई बैटरी चार्जिंग मोड में है तो यहां माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, सीरीज में भी अगर कोई चार्जिंग के मोड में है तो उसके आगे माइनस आ जाएगा, और पैरेलल में भी कोई चार्जिंग के मोड में है तो उसके आगे माइनस आ जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस में प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, रेजिस्टेंस से प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। लिख लिया सबने, एक न्यूमेरिकल कराऊं, ठीक है। करें न्यूमेरिकल एक, बेटा दो मैंने इस तरह से
इसका वैल्यू ले लो 12 वोल्ट कॉमा 2 ओम, इसका वैल्यू ले लो 3 वोल्ट कॉमा 1 ओम, 3 वोल्ट कॉमा 1 ओम, और इसका रेजिस्टेंस ले लो बेटा 2 ओम। सो फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, रुको मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं। इस पहले मेरे को देखो बेटा, देखो इसमें दोनों की पोलैरिटी सेम है तो कोई प्लस माइनस की बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ये उल्टा घूमा होता तो आप बड़े वाले का जो डायरेक्शन है उसको प्लस ले लो, छोटे वाले का माइनस ले लो। अभी दोनों का सेम है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेटा आर इक्विवेलेंट निकाल लो, पहले ऊपर वाले सर्किट को सॉल्व कर रहा हूं। पहले आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, तो फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 आएगा। तो बेटा ये कितना आएगा, सॉल्व करोगे 3/2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2/3। सबको क्लियर? बेटा अभी इसका सॉल्व कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, अभी नीचे वाले को मैंने छुआ नहीं है। हो गया। दूसरा देखो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट किसके इक्वल बताया था बेटा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के, अभी बताया था। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है, अभी बाद में पुट कर देंगे, अभी ऐसे ही रहने दो। E1 अपॉन R1, तो बेटा E1 कितना है 12, R1 कितना है 2। बेटा E1 बैटरी का EMF है, R1 क्या है रेजिस्टेंस है, 12/2 प्लस E2 कितना है 3 और R2 कितना है 1। इसको सॉल्व करो 6 और इसको प्लस 3 तो 9 आया। तो बेटा E इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये R इक्विवेलेंट को उधर भेज दो, 9 इंटू R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो तो रख लो 2/3 इंटू 9 इंटू 2/3, 9 इंटू 2/3 कितना आएगा बेटा, 9 इंटू 2/3 कैंसिल करो कितना आएगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आएगा। ये आ गया, समझ में आया ना, 6 वोल्ट आएगा। अब दिस सर्किट इज एज गुड एज दिस सर्किट। ये सर्किट किसके इक्वल है, रुको मैं छोटा कर दूंगा, देख लेना। ये सर्किट देखो बेटा इक्विवेलेंट किसके है, इधर ध्यान दो, ये सर्किट इक्विवेलेंट है इसके। एक रेजिस्टेंस, एक ईएमएफ लगा लो कितने वोल्ट का 6 वोल्ट का, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा लो कितने ओम का 2/3 ओम का, और एक बाहर से रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ये सर्किट को हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को सीख के हमने सर्किट को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। बेटा हर बार डिराइव नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। अब बताओ टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, टोटल आर इक्विवेलेंट आएगा 2 प्लस 2/3, तो यानी कितना आएगा 5/3 सॉरी 8/3, 8/3 आया, 8/3 ओम। और बेटा ई इक्विवेलेंट के ई कितना है, ई इक्विवेलेंट आपने निकाला है 6, तो बेटा आई कितना होगा, आई होगा 6/8/3 यानी 18/8। आंसर आ जाएगा बेटा 9/4 यानी आ जाएगा, बस अब कटेगा नहीं, 9/4 आपका एम्पियर में आंसर आएगा। बेटा दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? सीरीज पैरेलल एक बार में तो आएगा नहीं, थोड़ा मेहनत करोगे तब आएगा। और वैसे जब सीरीज पैरेलल का जो ढंग का क्वेश्चन है, जिसमें सीरीज पैरेलल ढंग से यूज हो रहा होगा, वो बोर्ड में बहुत कम आता है। बोर्ड में डेरिवेशन वगैरह पे ज्यादा फोकस रखता है, ज्यादातर उसके क्वेश्चन जेई वगैरह में पूछे जाते हैं, जेई या नीट में आया था, इसका प्रूफ आया था। हाँ इनके पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ये था, टू सेल ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद वन अनदर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बेटा ये पिछला वाला पूरा डेरिवेशन, पिछला वाला पूरा डेरिवेशन आया था।
पिछला कितने नंबर में आया था ये? 3 मार्क्स में आया था पिछला वाला पूरा डेरिवेशन। और एक न्यूमेरिकल भी आया था, एक न्यूमेरिकल भी, जैसा हमने न्यूमेरिकल किया वैसा आया था। चलो अच्छी बात है, स्कूल वाले कम से कम लेवल सही रख रहे हैं। बच्चों ये जो है ना जरूरी है, ये मत समझना कि ये टॉपिक आपको जबरदस्ती समझ में नहीं आ रहा है, मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं। ये जरूरी है, इसका प्रूफ, इसका बोलो रिकैप देना है, रिकैप दे दूं, कैसे निकाला? चाहिए क्या? बोर हो रहे हो तो क्या चाहिए? हाँ देखो देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस, इसमें टेक्निक याद रखो, आपको क्या लिखना है? पोटेंशियल लिखना है और वीबी माइनस वीए निकालना है। और इधर से भी आपको इक्विवेलेंट सर्किट पहले बनाना सीखना है बेटा। कोई भी केस जैसे E1 E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना है जिसमें एक सेल और एक रेजिस्टेंस। बेटा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हो, उनको हटा के 1 लोग को लाना, तो ये दोनों लोग को हटा के अकेले इनको लाना है जो इनके बराबर काम करे। तो बेटा मेरे दिमाग में केवल इतना था कि मुझे VB माइनस VA लिखना है, इधर से भी और उधर से भी, और बाद में दोनों को कंपेयर कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इधर से लिखा बेटा, देख लो आपके सामने लिखा, इधर से चलना शुरू किया, E1 आया माइनस IR1 आया, E2 आया माइनस IR2 आया, और ये VB के इक्वल हुआ। इधर से चलना शुरू किया, VA लिखा, बैटरी को क्रॉस किया, प्लस E इक्विवेलेंट आया, इसको क्रॉस किया, माइनस R इक्विवेलेंट आया, VB आ गया। बेटा VB माइनस VA निकाल लिया, तो ये E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट के इक्वल हुआ। दोनों को कंपेयर किया तो देखो बेटा थोड़ा रीअरेंज किया, ऊपर E1 वाले सारे टर्म को एक साथ लिख लिया, I कॉमन लेके R1 प्लस R2 लिख लिया, फिर उधर वाले टर्म से कंपेयर किया तो डायरेक्ट E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 आ गया और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आ गया। सीरीज वाले केस में, पैरेलल वाले केस में क्या बताया था बेटा? देखो पैरेलल वाले केस में आपको I1 और I2 अलग अलग निकालना पड़ेगा और दोनों को सम करके I निकालना पड़ेगा। तो I1 I2 मैंने निकाल लिया, I1 निकाला E1 माइनस VBA अपॉन R1, सेम तरीका लगा के। फिर बेटा I2 भी सिमिलरली लिख, दोबारा निकालना नहीं होता, लिख देना होता है। I2 निकाला, फिर बेटा दोनों का देखो, इसमें जो बच्चे गधे होंगे, ठीक है ना, उनको लगेगा कि ये डिराइवेशन बहुत बड़ा है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा समझदार होंगे उनको लगेगा कि ये डिराइवेशन बहुत आसान है। कैसे? पिछले वाले में मैंने केवल VBA निकाला था और इस वाले में मुझे पता था पैरेलल में है तो I1 और I2 दो जाएगा, तो मैंने I1 पहले ऊपर वाले पाथ से जाके निकाल लिया, ऊपर वाले पाथ से जाके I1 निकाल लिया। देखो ऐसे लिखा, VA प्लस E1 माइनस I1 R1 इक्वल टू VB। बेटा रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद I1 निकाल लिया, फिर बेटा I2 निकाला नहीं, सिमिलरली I2 लिख दिया। अब दोनों को सम कर दिया, सम करके एंड रिजल्ट अगर थोड़ा भी याद रहेगा तो तुम्हें याद रहेगा कि E1 अपन R2 और E2 अपन R2 को अलग करना है और VBA को कॉमन लेना है, और बस वही चीज। अब इधर से I निकाले हो तो इधर भी I ही निकलना चाहिए, इधर से I निकालो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर से आपको खुद से। इधर से भी I निकाला और I निकाल के बेटा R इक्विवेलेंट को इससे भी डिवाइड कर दिया और इससे भी, और फिर कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके वो दोनों रिलेशन आ गए। समझ में आया? धैर्य बहुत जरूरी है फिजिक्स में। देख लो, नहीं तो पेपर में आ गया क्वेश्चन। अब मैं भी करंट पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन जरूर दूंगा ये वाला। चलो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। थोड़ा न्यूमेरिकल करोगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये 2 पेपर है, भेज दूंगा, देख लेना जिसका एग्जाम हो ग्रुप में। ये बात मत करो तुम लोग, दीपांशु बात मत करो तुम।
बच्चों जो क्वेश्चन करा दिया था वहां तक आपको पता है, 11 पे आके रुका है, 11 पे आके रुका है। उसके बाद देखो मोबिलिटी बता दिया, ये हो गया था ना ये सब। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था, अरे वाला बता दिया था ना कि कहाँ रहते हो तुम लोग? अरे दिमाग से कहाँ रहते बेटा? ये क्वेश्चन नहीं कर, अच्छा 11 तक कराया था बस। 11th वाले का आंसर 10th वाले का आंसर बताओ, 10th वाले का आंसर बताओ। 10th वाले का आंसर क्या होगा? बी होगा। करा दिया था ना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गिवन कंडक्टर इज डबल द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। एक था पोटेंशियल एनर्जी को डबल किया है, मोबिलिटी क्या होगा? सेम रहेगा, बताया था ना। ये सब मेरे को याद आ रहा है, बता दिया था बेटा। ये सब क्वेश्चन पढ़ लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा दिया हूं। फिर देखो डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट इट्स रिलेशनशिप थ्रू करंट, तो I इक्वल टू NEA VD, I इक्वल टू NEA VD। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर इन टर्म्स ऑफ V एंड L। कर लोगे? अगर V और L के केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? कितने लोग को याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? VD इक्वल टू माइनस E अपॉन M इंटू टाउ। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है E के टर्म में नहीं, V बाई L के टर्म में, तो E की जगह V बाई L रख देना। ठीक है ना, बता चुका हूं ये सब। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूं, अगर आप लोग को याद हो तो। I इक्वल टू NEA VD वाला, N की वैल्यू गिवन थी। ये भी करा चुका हूं कि कौन सा कंडक्टर, विच ऑफ द वायर इज लॉन्गर, कराया है ना मैंने। गधा तब क्या बोल रहे हैं सब कि नहीं कराया। डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटालिक यूनिट, बताया था ना। कंडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब करा चुका हूं। 27 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, देख लो ग्राफ आया था। ये ग्राफ किसका था बताना? ये ग्राफ किसका है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में? किसका ग्राफ है? कंपाउंड का नाम बताओ जिसका ग्राफ है। किस कंपाउंड का नाम है ये? गैलियम आर्सेनाइड। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में तीसरा बताया था गैलियम आर्सेनाइड। नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन बताना। नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन कौन सा है इसमें? डी। बेटा वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन। पॉजिटिव रेजिस्टेंस का विच, कौन से रीजन में ओम्स लॉ को फॉलो करेगा? तो बेटा बी से सी। अरे स्ट्रेट पाथ होना चाहिए थोड़ा, उसमें कर्व पाथ है ना ए टू बी में, बी टू सी में लगभग स्ट्रेट पाथ है। तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ना चाहिए और पाथ स्ट्रेट होना चाहिए, तब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, चलो अभी बताओ सब लोग। हाँ बेटा, रेजिस्टेंस एक मेटल वायर का इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टाउ होता है। और बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ इंक्रीज करता है या डिक्रीज? R इक्वल टू होता है, बहुत थप्पड़ लग जाएगा तुरंत। R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो का फॉर्मूला क्या होता है? M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ। बेटा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस, टाउ डिक्रीज हेंस रो इंक्रीज। बेटा जब रो इंक्रीज तो R इंक्रीज।
अगला बताओ, ये वाला बताओ। अरे देव, ये वाला बताओ ना। टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बताओ। बेटा लेंथ और डायमीटर सेम है, तो जिसका आईवी ग्राफ है तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? एक्स का। एक्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा होगा? एक्स का। बेटा ये भी उसी तरह है, नहीं कराऊंगा, कर लेना। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद टेम्परेचर। कर लोगे? कैसा ग्राफ जाएगा? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर कैसा बताया था? कंडक्टर का बताया था ना, इस तरीके से जाएगा, और एलओआई का बताया था ऐसे जाएगा, और सेमी कंडक्टर का बताया था ऐसे जाएगा। 3 ग्राफ बताया था ना। इस क्वेश्चन को बताओ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। अभी 3 को 13 बनाया, मैं नहीं बनाऊंगा। अब समझ जा। मैंने नहीं बनाया, केमिस्ट्री में बनाया गया है। मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है बेटा, लिख लिया, कर लिया सबने? बेटा इस 4 बताओ। बेटा एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मरकरी नियर 4 केल्विन। अरे ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में कभी कभी बाउंसर आ जाता है ऐसे। रेजिस्टेंस क्या होगा उसका? 0। तो बेटा रेजिस्टेंस जब 0 होता है तो उसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है उसका नाम क्या होता है? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो T = 4 केल्विन पर, 4 केल्विन मतलब माइनस में, समझ रहे हो कितना टेम्परेचर है? माइनस में 269 टेम्परेचर है। तो उस पे एक मरकरी किसकी तरह बिहेव करेगा? सुपर कंडक्टर की तरह। ये आपको पता है, ऐसे याद रखना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बता दो। ये मैं बता चुका हूं, ये ग्राफ कई बार आ चुका है। गैलियम आर्सेनाइड का है, बी से लेके सी में नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। अगर तुम केवल क्लास में ध्यान भी दो तो एक चीज कई बार हो जाएगी, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं, कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। बेटा चलो ये क्वेश्चन करो, 46। क्वेश्चन नंबर 46। बेटा पहले इनसाइड है बाद में आउटसाइड है, ये ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़ने का करेज तो रखो। बेटा बाहर करंट फ्लो करता है, बाहर करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहले अंदर बताना है तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट है। जहां सेल लिखो वहीं लिख लेना। ये पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। बेटा ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जो इसका आंसर है, जो भी इसका आंसर है वो नोट कर लेना। हाँ बेटा, मैक्सिमम करंट कब होगा? मैक्सिमम करंट कब होगा?
बेटा देखो, अगर एक इस तरह से रेजिस्टेंस है R और एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, बेटा ईएमएफ है E, तो करंट का फॉर्मूला कितना होगा? E डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r, होगा कि नहीं? तो बेटा देखो, करंट मैक्सिमम कब होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, जब एक्सटर्नल की पूछा है कि एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? 0। बेटा ये जितना कम होगा, तो इन सब में सबसे कम क्या है? 0। तो जितना कम होगा उतना ज्यादा। तो बेटा फॉर आई मैक्स ऐसे लिख लेना वहां पे, फॉर आई मैक्स मैक्सिमम करंट के लिए R शुड बी इक्वल टू 0। एक बैटरी में मैक्सिमम करंट तभी फ्लो करेगा जब रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का जो बी पार्ट है या ए ही पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अभी पीयू के पेपर में आया है, उसको पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 ये पीयू के पेपर में आया अभी। अरे वो रखा था हमने। बेटा v एज ए फंक्शन ऑफ r प्लॉट करना है, ठीक है ना? v एज ए फंक्शन ऑफ, मैंने आपको क्या प्लॉट करना सिखाया था? किसका ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था? मैंने ये वाला जो ग्राफ बनवाया था, ये ग्राफ किसका है? ये वाला जो ग्राफ बनवाया था, ये ग्राफ किसका है बताओ? ये ग्राफ था vi का, लेकिन अभी आपसे ग्राफ किसका पूछा है? vr का। सब हवा में तीर मारता है। ये vr का ग्राफ पूछा है, समझ में आया ना? पहले ग्राफ पूछा था पहले मैंने बताया vi का, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक और ग्राफ होता है, और ये वाला ग्राफ सीबीएसई में सबसे ज्यादा बार पूछा गया vr ग्राफ। जितना बार ये ग्राफ नहीं पूछा गया है, उससे ज्यादा बार वो वाला ग्राफ पूछा गया है, vr ग्राफ, ठीक है ना? तो बहुत सावधानी से इसको याद रखना। किस्मत तुम्हारी सही रही, अगर तुम सुन पाए तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो जाएगा। देखो इधर बेटा vr ग्राफ कैसे प्लॉट करें, तो पहले सर्किट सबको याद ही होगा। बेटा v इक्वल टू कितना होता है? e माइनस आई आर होता है। अब इसमें i नहीं रहना चाहिए, i की जगह r आना चाहिए। तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया था i की वैल्यू क्या होती है? e डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r किसका रेजिस्टेंस होता है? इंटरनल। और कैपिटल R क्या होता है? बाहर वाला। तो बेटा v इज इक्वल्स टू कितना होगा? e माइनस e अपॉन r प्लस r इंटू स्मॉल r। ये बेटा अब सोचो तुम, अगर बस अब इसके बाद सॉल्व मत करो, इसका सॉल्व मत करो, अब दिमाग लगाओ यहीं पे। अगर मैं r की वैल्यू इंफिनिटी कर दूं, r की वैल्यू इंफिनिटी कर दूं, r की वैल्यू बहुत बढ़ा दूं, r के लिए बढ़ाऊंगा तो ये वाला फ्रैक्शन कम होता जाएगा, और कम होते होते r की वैल्यू इंफिनिटी कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बेटा अगर ये 0 होगा तो वोल्टेज E के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? अगर R की वैल्यू इंफिनिटी कर दूं, और बेटा अगर मैंने R की वैल्यू 0 कर दिया, दो वैल्यू पे देखो, ग्राफ कभी जीवन में अगर ग्राफ आपको कभी नहीं आए ड्रॉ करना कोई ऐसा सर्किट, तो ग्राफ में दो वैल्यू याद रखना। एक बार हम 0 पुट करके और इंफिनिटी पुट करके जरूर देखते हैं। तो इस ग्राफ में मैंने सबसे पहले R की वैल्यू 0 पुट किया, तो R की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा बेटा तो E बाई स्मॉल r अपॉन स्मॉल r आएगा, कैंसिल हो जाएगा, E माइनस ई क्या हो जाएगा? 0। तो बेटा यानी ग्राफ VR का स्टार्ट तो यहां से होगा, जब R की वैल्यू 0 होगी तो V की वैल्यू भी 0 होगी। फिर बेटा जब R की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो जो E की वैल्यू V की वैल्यू E को टच करेगी, तो बेटा इसका ग्राफ मतलब ऐसे जाना चाहिए, मतलब इंफिनिटी हो नहीं जाएगा, उसको टच करेगी, ये उसका ग्राफ, ठीक है ना? वो लगभग R की वैल्यू इंफिनिटी करने पर वो E को टच करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a cell having an EMF E internal resistance R is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance R increases,
प्लॉट द पोटेंशियल V अक्रॉस R। मतलब इसका ग्राफ पूछा था बेटा कि कौन सा ग्राफ सही है। 4 ग्राफ थे, 1 2 3 4, इसमें टिक किया है, P ने D है, द आंसर इज B। ठीक है ना, ये देखो ग्राफ सेम टू सेम ग्राफ पेपर में आया है। बच्चों ये जो पढ़ रहे हो ना, करंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैट में तो ढंग का मेहनत भी है तब स्कोरिंग होगा, लेकिन करंट में कम मेहनत करके, और लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, लेकिन ये सब तो डायरेक्ट है ना, ये सब डायरेक्ट है बेटा। अब VI का ग्राफ, जहां प्लॉट क्यू VI का ग्राफ, वही बगल में इसके ग्राफ को भी लिख लो। बच्चों जहां भी आपने VI का ग्राफ प्लॉट किया अपने नोट्स में, टॉपिक था बेटा सेल वाला टॉपिक खोलो, सेल वाला टॉपिक खोलो, जहां सेल पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था सेल, वहीं पे अपने नोट्स में ऐड करो VR का ग्राफ, अपने नोट्स में ऐड करो VR का ग्राफ, जो टॉपिक पढ़ा बस VR का ग्राफ बेटा, और डायरेक्ट ये लिख लो कि VR ग्राफ, ये ग्राफ बना लो, सेल वाले टॉपिक में VR ग्राफ बना लो बेटा। ठीक है, अब तुम्हें सेल में 2 ग्राफ पता होना चाहिए, एक VI का ग्राफ और एक VR का ग्राफ। ये 2 ग्राफ आपको सेल में पता होना चाहिए। VI का ग्राफ आपको पता है कैसे होता है, और एक और VR का भी नोट कर लो बेटा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, क्लियर बेटा? केवल छुट्टी पढ़ने के लिए आते हो ना बेटा? ये वाला क्वेश्चन फटाफट इसका वर्बल आंसर बताओ मेरे को। ये तो तुरंत बता देगा जिसको पता होगा। अरे सोच लो आंसर, वो दिमाग लगा दिया क्वेश्चन CBSE ने, दिमाग लगाया है, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो तुम भी। अरे मैं नहीं बोल रहा ना, मैं बेइज्जती मार रहा हूँ, 2-3 दिन डिप्रेशन में रहेगा बेटा। देखो बताएगा कोई बता दे क्लास में, कोई बता दो। आर्यन, चलो आर्यन पे स्टेक है, आंसर बता बेटा। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, खुशी बताओ। दीक्षा, दिव्या क्या हुआ? सोचो, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो। सर इसमें EMF 6 है क्या? हाँ बेटा, लेकिन क्वेश्चन जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ मुझे, गलत है। EMF will not be 6। मैं बताऊं क्या? आर्यन नहीं आ रहा है? गधा कहीं का। अगर 3 आइडेंटिकल सेल है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? इक्विवेलेंट आएगा 3 आएगा। अब 3 इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 6 है बेटा। ये क्या होता है? तो उनके कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है ना ये, तो ये इक्विवेलेंट दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 क्यों होगा? तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो 3 इक्वल टू 6 होगा। इक्वल टू कितना होगा? 2 वोल्ट। यहां इसका देखो, इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल है 1 के। बच्चों इक्विवेलेंट कितना है? 6। अरे 6 वोल्ट है ना इक्विवेलेंट, तो 6 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, 6 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इक्विवेलेंट होता है 3R। अरे सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2 ओम। कॉमन सेंस यूज नहीं कर।
अरे इक्विवेलेंट का दिया था ना, वो डायरेक्ट ई का थोड़ी दिया था, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही कॉमन सेंस पेपर थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा, तुम फ्लैट हो जाओगे। इधर देखो, फिर से क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर है, ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ वी एंड आर बता चुका हूं, गलती नहीं होना चाहिए। अब वी और आर का ग्राफ बता चुका हूं, और वी और आई का भी बता चुका हूं। वी आई का अभी जो पिछला वाला था सीधा नीचे, और वी आर वाला ऐसे, गलती नहीं होना चाहिए। 2023 में क्वेश्चन आया था ये। दोनों ग्राफ बेटा तुम सुनोगे ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक गधे जैसे बैठे हुए हैं, ये ईआर लेके जाएंगे, इंजीनियरिंग वाला नहीं। बाकी समझदार हो तुम लोग, इसेंशियल रिपीट वाला। बाकी NIOS बोर्ड जिंदाबाद। ठीक है, जाओ।